मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा फूड प्रिजर्वेशन। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था अलग अलग मेथड्स के बारे में जो कि फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप सुखा करके ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, है ना, ताकि मॉइस्चर कंटेंट अगर कम हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो और पेस्ट्स का जो हमला है उन पर वो नहीं होगा। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? तो अपने घर पर जो कुक्ड फूड है हमारा, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अगर कोई भी फूड आइटम खुले में रह जाए तो उसके ऊपर फंगस का या बैक्टीरिया का जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देता है। You know that bread, if left unused under moist conditions, it is attacked by fungus. तो वो फंगस कौन सी है जो ब्रेड को अटैक करती है? इट इज़ राइजोपस, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन ब्रेड माउल्ड। तो ये है प्रॉब्लम। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाने जाते हैं हमारे फूड को स्पॉइल करने के लिए, ख़राब करने के लिए। और जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसमें से आपको फाउल स्मेल मिलेगी, गंदी बदबू मिलेगी और बैड टेस्ट मिलेगा। इवन इट कैन कॉज डिसीज़ टू सम प्रॉब्लम टू योर बॉडी। ओके, तो क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से हो रहा है? येस, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। तो पहेली ने कुछ मैंगोज़ खरीदे पर वो कुछ दिन तक उनको खा नहीं पाई, तो उसने उनको रख दिया साइड में। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। आगे चल के उसने देखा कि वो ख़राब हो गए थे। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसको पता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर पिकल्स बनाती है वो ख़राब नहीं होते। जो मैंगो से पिकल या अचार बनाया जाता है वो ख़राब नहीं होता, लेकिन ये जो आम थे वो ख़राब हो गए थे। नाउ शी इज़ कन्फ्यूज्ड कि ऐसा कैसे कि वो अचार जो है वो ख़राब नहीं हो रहा है और जो आम हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आज अलग अलग मेथड्स जो कि फ़ूड को प्रिजर्व करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं हमारे घरों में आम तौर पर, जिनको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड के बारे में। तो केमिकल मेथड में आप देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स विच आर यूज्ड इन आवर होम। अपने घर में हम आमतौर पर नमक का या एडिबल ऑयल्स यानी खाद्य तेल जो होते हैं, खाने योग्य तेल जो होते हैं, उनका इस्तेमाल हम करते आए हैं बहुत पुराने समय से। और इनका इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए और उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स। तो केमिकल्स में सॉल्ट्स हैं, कुछ एसिड प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये पिकल्स में डाले जाते हैं, अचार में डाले जाते हैं और इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इम्पैक्ट है उसे कम किया जाता है। जिससे सबसे कॉमन केमिकल्स में देखा जाए तो सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है। ये काफ़ी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको जैम में, स्क्वाशेस में यूज़ किया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। आपको पता ही है कि स्क्वाश जो होता है वो फ्रूट स्क्वाश होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कॉमन सॉल्ट काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। जैसे कि मीट है, उसके लिए फिशेस, मछलियों को बहुत पुराने समय से मीट, फिशेस, इनको प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या होता है कि मीट को और फिश को कॉमन सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो एकदम से रुक जाती है। तो सॉल्टिंग का इस्तेमाल आप देखते हैं आंवला, जो आंवला होता है उसमें भी किया जाता है, कच्चे आम में भी किया जाता है, इमली तक को प्रिजर्व किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट। इन केस ऑफ इफ यू यूज शुगर, वी सी द यूज ऑफ शुगर इन जैम्स, जेलीज एंड स्क्वाशेस। तो शुगर से होगा क्या? शुगर डालेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा। और ये मॉइस्चर कंटेंट वाला कंसेप्ट तुम्हारे समझ में आता होगा, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है वही ज़रूरी होता है इन ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको सर्वाइव करने के लिए। तो अगर ये बार बार रिप्रोड्यूस करेंगे, सर्वाइव करेंगे, तो वो मॉइस्चर वाली कंडीशन में कर पाएंगे। और अगर मॉइस्चर कम हो जाएगा तो इनकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। सो रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। नेक्स्ट इज द प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर।
तेल का इस्तेमाल है, विनेगर का सिरका जिसको कहते हैं हिंदी में, इसका इस्तेमाल है। तो इनको इस्तेमाल करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जिसमें वो आसानी से जी सकें, रह पाएँ। तो इसलिए अचारों में आप देखते हो ऑयल का इस्तेमाल, विनेगर का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, फ़िश में, मीट में आप देखते हो कि ऑयल का और विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो फेमस। आपने देखा होगा कि आपकी मदर जो हैं वो मिल्क को बॉईल कर रही हैं, गर्म कर रही हैं, रखने से पहले, स्टोर करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले। ऐसा क्यों? बिकॉज जो बॉइलिंग होती है उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो जाती है। और ऐसे ही आप बहुत सारे आइटम्स होते हैं फूड के, उनको घर में आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो वहाँ काफ़ी कम टेम्परेचर होता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत कम टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ठीक नहीं है। तो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो इसीलिए हम या तो बॉईल करते हैं या उसको प्रिजर्व करने के लिए ठंडे स्थान पे रख देते हैं। तो वाई डज़ द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल्ड? तो ऐसा मिल्क जो पैकेट्स में आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता? ये हमारे मन में क्वेश्चन आता है। सवाल तो यही था कि ये मिल्क ख़राब क्यों नहीं हो रहा। तो मदर ने बोला कि ये पास्चराइज्ड मिल्क है, ये ख़राब नहीं होता। तो पास्चराइजेशन होता क्या है, इसमें करते क्या है? देखिए, पास्चराइजेशन जो होता है, इसमें जो मिल्क होता है उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देते हैं। कैसे? इट इज़ हीटेड फॉर अबाउट 15 to 13 मिनट्स, है ना। 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? 70 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके बाद उसको एकदम से ठंडा किया जाता है सडनली। तो लास्ट में उसको फिर आप पैक में, किसी स्टेरलाइज्ड पैक में, यानी ऐसे पैक में जो पहले से एकदम क्लीन्ड है, उसके अंदर उसको पैक कर देते हैं। और इससे फिर क्या होता है, फर्दर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं आता। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने हीट ट्रीटमेंट दिया, यानी टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और आपने उसके बाद फिर क्या किया, उसको तुरंत आपने ठंडा किया। तो इसको बोलते हैं पास्चराइजेशन। आपने दोनों ट्रीटमेंट्स उसको दे दिए, और ऐसा करने से जो मिल्क की क्वालिटी है वो लंबे समय तक ठीक बनी रहती है। By doing so, it prevents the growth of microbes, and this process was discovered by Louis Pasteur, और इसीलिए लुईस पास्चर के वजह से ही इसको पास्चराइजेशन कहा जाता है। लुईस पास्चर ने इस मेथड को सबसे पहले खोजा था। अगला है स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक से स्टोर करते हैं, क्लीन एनवायरनमेंट में स्टोर करते हैं किसी भी फूड आइटम को, तो वो देर से ख़राब होता है। इसके अलावा अगर वो पूरी तरीके से पैक्ड है, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री नहीं हो पा रही है, तो भी वो सही रहता है लंबे समय तक, ठीक है ना। सो दीज डेज वी सी दैट ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप सबने पढ़ा है राइजोबियम के बारे में, क्लास 6 में, क्लास 7 में पढ़ा हुआ है आपने पहले से। राइजोबियम का काम क्या है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। जैसे जो दालें होती हैं, जो मटर होती है, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट्स में रहता है राइजोबियम, और वहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। तो आपको पता ही है, पहले भी बताया जा चुका है कि राइजोबियम जो होता है वो कहाँ रहता है। वो इन रूट्स में नोड्यूल्स बने होते हैं, वहाँ रहता है। नोड्यूल्स क्या होता है? नोड्यूल होते हैं गांठें, है ना। तो इन गांठों के अंदर वो रहता है। तो बीन्स में, पीज़ में आपको ये मिल जाएगा। और वहाँ पर ये कैसी रिलेशनशिप शो कर रहा है प्लांट के साथ? वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है प्लांट के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है एक दूसरे की मदद करना, यानी राइजोबियम प्लांट की मदद कर रहा है और प्लांट राइजोबियम की हेल्प कर रहा है। प्लांट राइजोबियम की हेल्प कैसे कर रहा है? प्लांट राइजोबियम को एक हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, एक जगह, एक शेल्टर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, जबकि राइजोबियम उसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक न्यूट्रिशन दे रहा है तो दूसरा रहने की जगह दे रहा है। तो ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है यहाँ पर। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए केवल ये बायोटिक कंपोनेंट ही नहीं, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से तो नाइट्रोजन फिक्स होता ही है, पर इसके अलावा नेचर में भी और दूसरे मेथड्स हैं, जैसे कि लाइटनिंग। जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, और वो ऑक्साइड्स पानी के रास्ते नीचे आ जाते हैं हमारे धरती पर।
तो अब हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले आप इसका टेक्स्ट पढ़ लें। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स। तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं और अलग अलग जगहों पर प्रोटीन्स का काम होता है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन एक मेन कंपोनेंट है। 78% नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर। तो नाइट्रोजन हमारे लिविंग बॉडी के अंदर जो है काफ़ी जगहों पे मिलेगा, जैसे प्रोटीन में मिलेगा। इसके अलावा प्लांट्स में देखें तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन होगा। इसके अलावा जो हमारा डीएनए होता है या हमारा जो आरएनए होता है, ये क्या कहलाते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं और इनके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए और बॉडी रिपेयर के लिए, वहाँ पर भी आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली सीधा इस्तेमाल प्लांट्स और एनिमल्स नहीं कर सकते। तो इनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो सॉइल में रहती हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं। तो हवा की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है सपोज, है ना, और जिससे कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? N2। तो N2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, अमोनिया देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। तो इस तरह से होता है। तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप ये देखते हैं। So once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. तो एक बार नाइट्रोजन यूटिलाइजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई तो प्लांट आसानी से उसको अपनी रूट्स के हेल्प से अपने अंदर पहुंचा देते हैं। तो उसके बाद नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है प्लांट में। नाइट्रोजन से प्लांट क्या करते हैं? वो अपने प्रोटीन्स को बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाते हैं जहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब एनिमल अगर प्लांट को खाता है तो एनिमल की बॉडी में भी वो नाइट्रोजन आ जाता है, ठीक है, और वो भी अपने प्रोटीन्स बनाता है और या प्लांट प्रोटीन्स का हेल्प ले लेता है। तो इस तरह से एनिमल के प्रोटीन्स, एनिमल के बॉडी पार्ट्स में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो वो प्लांट्स को खाने से उसको मिली है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब इनकी मौत हो जाती है तब क्या होता है? तब ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होते हैं। और कौन डिकम्पोज करता है? बैक्टीरिया और फंगस, जो कि धरती के अंदर, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट धरती पर आ गए हैं, सॉइल पर आ गए हैं, उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का काम बैक्टीरिया और फंगस करते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। और इसके बाद जब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आ जाते हैं धरती पर, सॉइल पर, तो फिर पानी में घुल करके ये प्लांट्स के पास दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और प्लांट की जो रूट्स होती हैं ये दोबारा इनको अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बाद फिर ये दोबारा से हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन टू कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। और इसके अलावा जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स थे, जैसे कि नाइट्रेट था, ठीक है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसको दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा आप इसमें नाइट्रोजन साइकिल को जब आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा ये पूरा अच्छे से। जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये N2 है, ठीक है। तो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल आप प्लांट्स और एनिमल्स कैसे करेंगे, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ने जब नाइट्रोजन को फिक्स किया तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया। वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आ गए सॉइल में, सॉइल से वो कहाँ गए? प्लांट्स के पास बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। उसके बाद फिर क्या हुआ? प्लांट ने फिर अपने अंदर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन और दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। जब एनिमल ने प्लांट को खाया तो नाइट्रोजन एनिमल के पास चला गया और एनिमल के प्रोटीन्स में और एनिमल के बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स के अंदर नाइट्रोजन चला गया। अब वहाँ से नाइट्रोजन जो है वो अब कैसे दोबारा सॉइल में आएगा? वो आएगा जब प्लांट की डेथ होगी और जब एनिमल की डेथ होगी। तो जब प्लांट की डेथ हुई या एनिमल की डेथ हुई तो दोबारा से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये धरती पर आ गए और फिर वहाँ पर इनका डिकम्पोजिशन शुरू हुआ। और जब डिकम्पोजिशन शुरू हुआ तो कंपाउंड दोबारा से नाइट्रोजन के बनने लग गए, किसमें? सॉइल में। और फिर वो दोबारा प्लांट के काम आ गए।
तो इस तरह से साइकिल जो है चलता रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो इस तरह से अगर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन भी जाते हैं तो उनको वापस नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका भी बैक्टीरिया के पास होता है। तो इस तरह से हमारे नेचर में ये नाइट्रोजन साइकिल ऑपरेट करती है। यहाँ पर आपको बताया गया है लाइटनिंग, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है और आप यहाँ देखो लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स सॉइल में पहुँच जाते हैं। कैसे, मैंने आपको बता दिया है। लाइटनिंग से क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म्ड वेयर दीज आर फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। और फिर होती है रेन, और रेन से जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये नीचे आ जाते हैं और सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन साइकिल आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ओके।